Good evening, listeners, and welcome to another edition of Market Mantra, in which we give you a complete update on the economic and business news of the day. And today being Sunday, we'll also be taking calls from you, our listeners, on mutual fund and related issues. You can call us on 2331 4444, 2371 7106 and 2371 7117. If you're calling from outside Delhi, please prefix the STD code, that's 011 before the numbers. I'm Rangabashyam, and with me is my co-anchor in Hindi, सोनू सूद। धन्यवाद रंगा। नमस्कार श्रोताओं, मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है। रोज की तरह आज भी हम ताजा आर्थिक खबरें आप तक लाएंगे। आज रविवार है और हर रविवार की तरह आज भी हम म्यूचुअल फंड से जुड़े आपके सवालों को प्रोग्राम में शामिल करेंगे। आप हमें फोन करके म्यूचुअल फंड से जुड़ी कोई भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हमारे फोन नंबर है 23314444, 23717106 और तीसरा नंबर है 23717117। दिल्ली से बाहर के श्रोता इससे पहले एसटीडी कोड 011 भी डायल करें। आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ कार्यक्रम में आमंत्रित हैं म्यूचुअल फंड्स एक्सपर्ट धीरेन्द्र कुमार। धीरेन्द्र नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। धन्यवाद। और अब शुरुआत में हेडलाइंस के साथ हैं एस रंगाबाश्यम। Thank you, Sonu. The top stories. In order to shape a post-COVID reality, there's no way out for India but growth, says Niti Aayog CEO Amitabh Kant. Foreign funds pour in a net 13,424 crore rupees in domestic capital markets so far in June, and primary capital markets to see 4 IPOs opening in the next week. नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत ने कहा, कोविड के बाद भारत के लिए विकास ही एकमात्र विकल्प है। विदेशी फंडों ने जून में अब तक घरेलू पूंजी बाजारों में 13,424 करोड़ रुपए का शुद्ध निवेश किया और प्राथमिक पूंजी बाजार में अगले सप्ताह 4 आईपीओ लाए जाएंगे। And now for all the details. Niti Aayog Chief Executive Officer Amitabh Kant has said, in order to shape a post-COVID reality, there is no way out for India but growth. Mr. Kant emphasized that India has an opportunity to usher in change that will see the society transform within a generation. Speaking to a news agency, Mr. Kant said, a lot of FDI has come into India and it is an opportunity to attract best manufacturers. He said now time has come to make India the simplest and easiest place to do business and use technology. He also emphasized that it is also an opportunity to get into cutting-edge areas of growth. Mr. Kant said this is also an opportunity to use technology to leapfrog across a whole range of areas and advocated use of new technology to leapfrog into the world. और अब लेंगे आज के पहले कॉलर। दिल्ली से कमल है हमारे साथ। कमल जी, आपका स्वागत है, सवाल पूछें। नमस्कार जी। नमस्कार। सर धीरेन्द्र सर हैं? जी धीरेन्द्र सर। सर एक तो सर आज आपका आर्टिकल बहुत मिस किया दैनिक जागरण में। जी सवाल पूछिए। हाँ सर, ऐसे मेरे को 25,000 रुपए करीब इन्वेस्ट करने हैं 5 से 6 साल तक के लिए। उसके बाद मेरी बेटी की शादी के लिए मेरे को पैसे की जरूरत पड़ेगी। तो प्लीज कोई ऐसा म्यूचुअल फंड बताइए जो 5-6 साल में थोड़ा ठीक ठाक अक्यूमुलेशन हो जाए तो वो बेटी की शादी में काम आ जाए पैसा। जी, 5-6 साल के बाद जिस पैसे की जरूरत है और एक साथ पैसा लगाना है, तो इसके लिए मेरी आपको सलाह होगी कि आप अभी बाजार का जो स्तर है उसमें कोई भी इक्विटी से या बाजार से जुड़ा हुआ निवेश करने में डर लगता है और उससे बचने के लिए फिर भी 5-6 साल में बेहतर रिटर्न के लिए मेरी सलाह होगी कि उसको काफी कंजर्वेटिवली उसको अप्रोच करना चाहिए। और अगर कुछ कंजर्वेटिव फंड जो कि 5 साल कम से कम 5 साल के लिए लगाया जाए, तो 2 तरीके से आप अपने नुकसान की संभावना को कम कर सकते हैं। एक तो कि पूरे पैसे को एक साथ ना लगाएं, भले ही आपके पास पूरा पैसा तैयार हो, कम से कम अगले 1 साल तक 12 महीने 18 महीने में इसको स्प्रेड करें
कंजर्वेटिव फंड में मतलब जो पुराने वाले बैलेंस फंड होते थे, अभी अग्रेसिव हाइब्रिड इक्विटी फंड जिसमें कम से कम 1/4 पैसा फिक्स इनकम में होता है, वैसे फंड में पैसा लगाइए और अगले 12 से 18 महीने में स्प्रेड करके लगाइए। अगर मुझे कुछ फंड गिनाना होगा तो मेरा एसेट का हाइब्रिड इक्विटी या SBI का हाइब्रिड इक्विटी या इसका कोई बैलेंस एडवांटेज पर ये कुछ अच्छे विकल्प हैं। Right. Let's go down south to Chennai, where we have Pradeep joining us on the show. Good evening and welcome to Market Mantra. Good evening, sir. I'm Pradeep here. Yeah, go ahead. Put your question. मेरा क्वेश्चन है सर, मैं एक लॉन्ग टर्म से इन्वेस्ट कर रहा हूँ म्यूचुअल फंड में 2 साल से। अभी कुछ मैं अमाउंट लमसम में लगाना चाहता हूँ, जिसकी जरूरत मुझे 5 से 6 साल बाद पड़ेगी। तो कोई बेस्ट फंड बता दीजिए, कोई 2 फंड। लमसम मत लगाइए, जो क्योंकि पिछले 1-1.5 साल में जिस तरह का लोगों को रिटर्न मिला है उसमें लोग बड़े कॉन्फिडेंट हो गए कि बाजार में अगर पैसा लगा हुआ नहीं था या पैसा अगर आपके पास था भी, उसको भी अगर आप समय के साथ स्प्रेड कर रहे थे तो आपको लग रहा है कि कोई अपॉर्चुनिटी लॉस हो। लेकिन सारे निवेशकों के लिए पैसा लगाने के तुरंत बाद अगर बाजार में भारी गिरावट होती है तो उस नुकसान से जो आपका रिएक्शन होता है या जिस तरह का विश्वास बनता है या जिस तरह का एंग्जाइटी बिल्ड होता है जिससे आप हमेशा के लिए बाहर अपना पैसा निकाल लेते हैं नुकसान पे, वो आपको एक बड़े फायदे से बचाएगा। तो ये पॉसिबिलिटी को रिड्यूस करना कि आप बाजार के ऊंचे स्तर पे अपना ढेर सारा पैसा न लगाएं, इसकी संभावना को कम करने के लिए पैसे को जरूर स्प्रेड करें, कंजर्वेटिवली लगाएं। जैसे मैं पिछले सवाल के संदर्भ में कह रहा था कि बैलेंस फंड में लगाएं। अगर और भी कंजर्वेटिवली लगाना है तो इक्विटी सेविंग फंड के जो ऑप्शन है जिसमें कि बहुत ही कम इक्विटी में लगा रहता है, 1/3 पैसा इक्विटी में होता है, 2/3 पैसा फिक्स्ड इनकम में होता है, तो वहां गिरावट की संभावना कम है। उस फंड में भले ही आप अपना कम समय में SIP करें, अग्रेसिव हाइब्रिड फंड में 1 साल 1.25 साल में करें। अगर इसकी वजह से थोड़ा आपको नुकसान भी होता है, नुकसान तो आपको ये होगा कि हो सकता है लगे कि भविष्य में लगे कि कोई अपॉर्चुनिटी लॉस हुआ, क्योंकि अगर आपने एक साथ पैसा लगाया होता तो आपको थोड़ा मुनाफा ज्यादा होता, लेकिन उस ज्यादा मुनाफे की लालच में ये जो गिरावट की संभावना है या बाजार में बड़े गिरावट अचानक लगाने के बाद जो आपको बाजार से हमेशा के लिए बाहर कर देता है, उससे बचना मुझे लगता है सारे शुरुआती निवेशक के लिए जरूरी है। अगले कॉलर भी चेन्नई से ही हैं, विजय हमारे साथ। सवाल पूछिए विजय जी। Good evening, Mr. Rangabasham. Welcome back after a long time, perhaps. Yeah, thank you so much. Anyway, Mr. Dhirendra, I have this question. Currently, yes. Mr. Dhirendra, 2 mutual fund schemes are on offer. One is HDFC Banking and Finance Fund, and the other one is Kotak Nifty 50 ETF. I don't know if you could guide investors like me which one or both to take up for SIP. Or okay. Does it make better financial sense to go in for an existing fund like SBI multi-cap or any other multi-cap kind of fund? Or yes, would you say that, no, does it make really sense? No, am I wrong to say that no, by 10 rupees today, no, if it becomes 11 rupees next year? Tell me, sir. No, this 10 rupee thing is a fallacy. And, when you buy something at 10 rupees, this is the old notion. And, there are a lot of myths about mutual fund and investors have not been able to overcome that. That is pure and simple lack of literacy. 10 rupee or 20 rupee, it doesn't matter because the performance of an index fund which you are going to invest in will depend on, if you invest 10,000 rupee at 10 rupee or 10,000 rupee at 20 rupee NAV, the performance of the index will remain the same. And your 10,000 rupee will grow exactly in the same percentage if it is replicating the index. When it comes to mutual fund, investing in a NFO, new fund offer, is not a wise thing. Unless you are getting an offer which is of an exceptional kind. And I don't think one should not look at any investment. I mean, any investment meaning mutual fund, a PMS or any design product or a structured product or a IPO or anything. Because this fear of missing out or, that you will not get it ever in future is generally a sales pitch. It's generally a marketing ploy. And one should be extremely careful about it. And more so in mutual funds,
where anything which you have to really, you can evaluate a mutual fund entirely based on how it has done in the past in extreme conditions. And in a new fund, you can't even evaluate that. So unless there is an extraordinary thing on offer and that too for a limited time, and which I don't think there ever is, one should not. So when it comes to choosing a fund, if you are looking at the index fund, there are funds, which are with long track record, low expense, and great funds to buy right now. Likewise, if you are looking for a banking and finance fund, there are funds with 5-year history, 7-year history for you to evaluate. This fund is getting started, will start building a track record. So I don't think there is any reason to get attracted or excited about any of the new fund offerings. Okay, fine. And joining us next is one of our regular callers on the show, SPS Jain from Greater Noida. Good evening, Mr. Jain. And what is that you want to talk about? Good evening, और धीरेन जी को भी नमस्कार. नमस्कार. म्यूचुअल फंड के माध्यम से यूएस के शेयर मार्केट का एक्सपोजर लेना चाह रहा हूं मैं. तो इसमें मैंने 2 शॉर्ट लिस्ट किए हैं, आईसीआईसी इंटरनेशनल यूएस ब्लू चिप्स, एसबीआई इंटरनेशनल एक्सेस यूएस इक्विटी फंड ऑफ फंड. तो इसके बारे में आप कमेंट्स दीजिए, या इसके अलावा भी कोई और अच्छा फंड हो तो सुझाव करें. ढेर सारे विकल्प हैं और अलग अलग तरीके के विकल्प हैं. यूएस मार्केट बहुत ही विस्तृत बाजार है और उसमें अगर आप देखें कि फ्रैंकलिन का यूएस अपॉर्चुनिटी फंड और जो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का जो फ्रैंकलिन का फंड ग्रोथ फंड है, जो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का फंड है, वो समझिए कि एक वो ब्लेंडेड फंड है जिसमें कि आधा फंड करीब ग्रोथ स्टॉक्स में लगा हुआ है और आधा वैल्यू ओरिएंटेड है. एक डीएसपी जो अर्स्टवाइल डीएसपी ब्लैक रॉक था, डीएसपी का एक फंड है जो कि स्ट्रांगली वैल्यू ओरिएंटेड है. अगर आपको एक टेक्नोलॉजी हेवी ग्रोथ फंड चाहिए तो नैस्डैक 100 फंड ऑफ फंड या जो ईटीएफ पे माउंटेड है, और कोटक का भी एक ऐसा फंड है जो कि एक बेहतर विकल्प. अगर आपको नैस्डैक 100 का एक फोकस वर्जन चाहिए तो मेरा एसेट ने हाल फिलहाल एक फंड लॉन्च किया था जो केवल 10 शेयर में पैसा लगाता है, 10 हाई ग्रोथ स्टॉक में पैसा लगाता है, और उसका नाम है फैंग प्लस. और उस मेरा एसेट का जो एनवाईएसपी फैंग प्लस फंड है, उसमें लगाया हुआ पैसा हर 3 महीने पे, तो ये आप पे रीबैलेंस हो जाता है. तो ये कुछ मुझे लगता है कि अलग अलग तरीके के विकल्प हैं और इनका ये पूरी डोमिनेंटली यूएस बाजार में इन्वेस्ट करते हैं और यहाँ पे लगाया हुआ पैसा. इसके अलावा आपके पास कुछ ऐसे भी विकल्प है जैसे अधिकतर पैसा भारतीय फंड में, भारतीय शेयर बाजार में लगा रहता है. 1/3 पैसा या करीब 30-35% से कम विदेशी बाजार में लगा हुआ है. जैसे कि, और अगर आप सिंपल रखना चाहते हैं तो पराग पारेख का फंड या इस तरह के 2-3 और फंड है जिसका कि 15-20 से 30% पैसा विदेशी बाजार में लगा हुआ है. अगले कॉलर है दिल्ली से जितेंद्र. जितेंद्र जी, आपका स्वागत है, सवाल पूछिए. गुड इवनिंग टू धीरेन्द्र जी एंड टीम. Now I am already having about 7 stocks, 3 in diversified equity and 2 in value based, 1 mid cap and 1 large cap, and this is for the last 15-16 years. And the question is that I want to change the Sundaram mid cap fund, the one mid cap fund that I have, in Kotak Emerging Equity Fund. So my question is whether I should shift it to Kotak Emerging Equity Fund or Kotak Small Cap Fund, because this is for a very long period, or any other option. Sundaram mid cap looks very unimpressive right now on relative performance. But every couple of years, it actually makes a big comeback. And despite the low returns, lower rating and, Sundaram mid-cap, it's still, better than many of the other mid-caps which I see. So despite having a lower risk-adjusted return, I would say that, this is the kind of fund, the small caps and the mid-caps, where if you are able to stick around with the poor performers, with the hope, with a clear hope that at some point it will be doing well, then it turns out to be extremely rewarding because you have accumulated all the funds, through the lean time, and then it makes a comeback. And let me just tell you that this mid cap turns out to be, this is a very old fund. This fund was launched sometime in 2013, 8 years, and initially it did very well.
and after that it had many years of lean period, and mid cap was also in the dumps. And when it made a comeback, when the market made a comeback, this fund actually rose. And if you look at the long-term returns, it is very impressive. And despite big upheavals, the return since launch is about 17%. And this may not be the finest time for this fund. And right now, I think it's a reasonably good portfolio worth holding on. Right. And before we take more calls, let's take a look at some of the other news items. Foreign investors have invested 13,424 crore rupees in Indian markets so far in June. Foreign portfolio investors pumped in 15,520 crore rupees in equities between the 1st and 11th of June. But they also withdrew 2,096 crore rupees from the debt segment during the period under review. और अब रत्नाकर जी हैं हमारे साथ मुंबई से। रत्नाकर जी, आपका स्वागत है, सवाल पूछें। हेलो, गुड इवनिंग मैडम। मेरा सवाल है कि 2019 में मैंने 2 म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट किया था। वो जो है कोटक फ्लेक्सी कैप, इसमें मैंने 75,000 लगाया था, ग्रोथ ऑप्शन था। तो दूसरा था मिराई हाइब्रिड वाला एक फंड है, उसमें 1 लाख लगाया था। तो अभी 2019 से उसमें मोर देन 40% रिटर्न मुझे मिल रहा है। वो जो 75,000 था उसका 1,08,000 9,000 मिल रहा है, और ये 3 लाख जो लगाए थे मिराई में, तो उसका 3,37,38,000 मिल रहा है। तो मैं सोच रहा हूँ कि उसका रिडक्शन क्यों नहीं किया जाए। इसी 2 साल में मोर देन 30% रिटर्न मिल रहा है। तो आपका उसमें क्या ओपिनियन? नहीं, मुझे लगता है दोनों अलग अलग तरीके के फंड है। और कोटक का जो फ्लेक्सी कैप फंड है, ये तो बहुत पुराना फंड है। आप ये काफी 2013 में इसकी शुरुआत हुई थी, और उसके बाद से अभी तक इससे करीब 17.5% का सालाना रिटर्न दिया है। तो मुझे अंदेशा है कि आप जो फंड बता रहे हैं तो शायद शुरुआत में आपने नहीं लगाया था, बाद में लगाया होगा। लेकिन ये जो आपको रिटर्न म्यूचुअल फंड से निकालने का या लगाने का जो प्राइमरी ड्राइवर है, वो इस पे होना चाहिए कि आपको उस पैसे की जरूरत है, या क्या ये फंड खाता खराब कर रहे हैं दूसरों की तुलना में। ना तो ये फंड अपने जो इनके जो पीयर्स हैं, जो इससे सिमिलर तरीके के फंड हैं, उनकी तुलना में ये बुरा कर रहे हैं, और इनका प्रदर्शन अच्छा रहा है। अगर आपको इस पैसे की जरूरत है, जरूर निकाल लीजिए। अगर इस पैसे कोई किसी गोल के लिए लगाया गया था और वो आपका अचीव हो रहा है, अदरवाइज अगर ये लंबे समय का पैसा और लंबे समय तक इस पैसे की जरूरत नहीं पड़ेगी तो जरूर तो इसको पड़े रहने देना चाहिए। Right. Let's move on and take our next caller. We have Jitendra joining us from Jaipur. Good evening and welcome to Market Mantra. हाँ सर, नमस्कार। मेरा 2 प्रश्न है। अगर मैं खुद से रिसर्च करके डायरेक्ट प्लान के अंदर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहता हूँ 5 से 10 साल तक, तो हमको कैसे रिसर्च करना चाहिए? और दूसरा प्रश्न ये है कि अभी के शेयर मार्केट में जिस तरह से भाव बढ़ा हुआ है, अगर हम किसी सेक्टर में 5-10 साल के लिए जाना चाहते हैं तो कौन सा सेक्टर अच्छा है? राइट। जी हाँ, अगर आपको लगता है कि आप फंड का चुनाव खुद कर सकते हैं, तो आज निवेश करना बड़ा आसान हो गया है। बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म आ गए हैं, पेटीएम मनी, ग्रो, जीरोडा का एक कॉइन है, या ईटी मनी। इनके जरिए आप बहुत आसानी से आप अपने निवेश की शुरुआत कर सकते हैं। एक चीज ध्यान रहे कि जब आप अपना पैसा निकालेंगे, तो निकलने वाला रेगुलर प्लान से डायरेक्ट प्लान में स्विच करने का जो तरीका है, किसी भी तरीके से करें, अगर आप स्विच करें या रिडीम करके दोबारा पैसा लगाएं, ये एक रिडेम्पशन, अगर आप स्विच करते हैं तब भी उसको रिडेम्पशन और नया निवेश कहा जाता है। इस वजह से आपको, अगर उस फंड पे आपने जो निवेश किया उस पर अगर कोई एग्जिट लोड लगने का प्रावधान था, अगर 1 साल से या 2 साल से कम समय का ये निवेश था और उस समय उसका प्रावधान था, तो वो एग्जिट लोड भी लगेगा, कैपिटल गेन टैक्स भी लगेगा। अगर कैपिटल गेन हुआ है, तो मुझे उम्मीद है कि पिछले 1-1.5 साल 2 साल में हर एक व्यक्ति के इक्विटी निवेश पे अच्छा रीजनेबल कैपिटल गेन हुआ होगा, जिसपे कि आपको 10% या 15% समयानुसार आपको उस पर टैक्स देना पड़ेगा। तो इसका ध्यान रहे। और डायरेक्ट प्लानिंग, अगर आप खुद निवेश का डिसीजन लेते हैं तो डायरेक्ट प्लान में लगाना आसान हो गया है,
और आप जरूर लगाएं। ग्रेटर नोएडा से उत्तम है हमारे अगले कॉलर। उत्तम जी, आपका स्वागत है, सवाल पूछिए। धीरेन्द्र सर, तो नमस्कार सर। नमस्कार। सर, मेरे 2-3 सवाल हैं। पहले तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो डिविडेंड रहता है, जैसे स्टॉक्स के अंदर तो डिविडेंड मिलता है तो हमें हमारे अकाउंट में आ जाता है, तो जैसा कि म्यूचुअल फंड एक उसमें कॉम्बिनेशन ऑफ इक्विटीज शेयर्स रहते हैं, तो उसमें जो डिविडेंड मिलता है वो कहाँ एक्यूमुलेशन रहता है, कहाँ हमें रिजल्ट करता है। सेकंड है कि अगर जैसे मैं ना पहले मेरा रेगुलर पैन में था तो मैंने उसको स्विच कर लिया, सेम फंड है बट दो डायरेक्ट पैन में शिफ्ट कर दिया, तो मैं उसमें जानना चाहता हूँ मेरी टैक्स लायबिलिटी क्या रहेगी। थर्ड इज सर, जैसे कि अगर कोई कंपनी लिस्ट होती है, वो अपनी कैपिटल रेज करती है, एक बार तो उसको अपना ये कहाँ यूज हो जाता है। अभी जैसे लिस्ट होने 3 साल हो गए, इसको लिस्ट हो गए, फिर भी उसका शेयर प्राइस बढ़ता जा रहा है, लोग बाग इन्वेस्टमेंट करते जा रहे हैं, तो वो कंपनी कहाँ यूज कर रही है इसको फंड को। आपका तीसरा सवाल क्या है सर? एक जैसे इंडेक्स फंड की बात करता हूँ, या कोई कंपनी लिस्टेड है तो वो उसके शेयर की वैल्यू बढ़ती जा रही है, इन्वेस्टमेंट होती जा रही है, बट वो कंपनी उस मनी को वो कहाँ यूज कर रही है, या कंपनी के पास जा रहा है, पैसा जा रहा है, या कैसे कहाँ वो पैसा रिजल्ट कर रहा है सर? ठीक है। आपका पहला सवाल कि डिविडेंड का क्या होता है, 2 स्तर पे इसका जवाब है कि कंपनी से मिलने वाला, आपने किसी फंड में पैसा लगाया, फंड ने बहुत सारी कंपनी का शेयर खरीदा, और कंपनियां जब डिविडेंड देती हैं तो वो आपके एनएवी में जिस समय देती हैं उस समय वो रिफ्लेक्ट होता है। जैसे वो मिला उस दिन आपके एनएवी में वो रिफ्लेक्ट होगा। जब फंड आपको डिविडेंड देती है, तो जिस समय आपको डिविडेंड देती है, और जरूरी नहीं है कि किसी फंड का डिविडेंड देना, उस फंड के डिविडेंड पाने से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। फंड को हो सकता है कि अपने लगाए हुए शेयर में से किसी में भी डिविडेंड नहीं मिल रहा हो, लेकिन कंपनी का जो शेयर जिन कंपनी का शेयर उसने खरीदा है और उनको बेचने की वजह से जो मुनाफा हुआ होगा, जो रियलाइज गेन हुआ होगा, उसमें से म्यूचुअल फंड वो गेन दे सकती है। तो म्यूचुअल फंड का संबंध उसके डिविडेंड प्राप्त करने से उसका कोई संबंध नहीं है, और म्यूचुअल कंपनियों से जो डिविडेंड मिलता है वो आपके एनएवी में रिफ्लेक्ट होता है। आपको जो डिविडेंड म्यूचुअल फंड से मिलता है वो कहीं से भी आ सकता है, और जब भी आपको डिविडेंड म्यूचुअल फंड से मिलने वाला डिविडेंड, उसका कोई खास मायने नहीं है, क्योंकि जिस दिन अगर आप किसी फंड में पैसा लगाएं उस समय उसका एनएवी अगर 100 रुपया है और अगर वो 10 रुपये आपको डिविडेंड दे देती है, तो अगले दिन आपके पास 10 रुपये आ जाएगा और उसी समय उसका एनएवी घट करके 90 रुपया हो जाएगा। तो म्यूचुअल फंड से मिलने वाला डिविडेंड एक बिल्कुल अरिथमेटिक एडजस्टमेंट। आपका दूसरा सवाल कि डायरेक्ट से आपने रेगुलर में किया और उसका टैक्स ट्रीटमेंट क्या होगा। अगर ये इक्विटी फंड था जिसका कि आपने रेगुलर से डायरेक्ट में स्विच किया है या रिडीम करके नया पैसा उसी फंड में पैसा लगाया है, तो इसका ट्रीटमेंट रिडिम्पशन की तरह ही देखा जाता है। तो जो भी आपने जिस दाम पे खरीदा था और जिस दाम पे बेचा है, उसका जो अंतर है और वो जो दाम जो कि 1 मार्च 2018 के बाद से जो बढ़ा है, उस पे ही केवल आपको कैपिटल गेन टैक्स लगे। और हर एक फंड कंपनी आपको एक कैपिटल गेन टैक्स का स्टेटमेंट देती है जिससे कि ये बारीकी से ये इसका कैलकुलेशन रहता है। और तो आपको कैपिटल गेन टैक्स आपको देना होगा अगर आप कैपिटल गेन रहा है, और मुझे उम्मीद है कि रहा होगा, और केवल उसी कैपिटल गेन्स पे, उतने ही कैपिटल गेन्स पे देना होगा जो कि 1 मार्च 2018 के बाद से हुआ, क्योंकि उसके पहले मिलने वाला सारा कैपिटल गेन टैक्स एग्जेम्प्ट। तीसरा सवाल कि कंपनी आप पैसा जो रेज करती है उसका क्या करती है। कंपनी का जब आप शेयर खरीदते हैं तो आप शेयर होल्डर हो जाते हैं और वो इक्विटी हो जाता है, रिजर्व में पैसा जाता है, और कंपनी ने जो भी इशू है उसका ऑब्जेक्टिव आपको बताया गया होगा जब आप कंपनी का शेयर खरीदते हैं, कि वो तो एक्सपेंशन के लिए यूज होगा, या फिर अगर उधार लिया होगा उसके रिपेमेंट के लिए यूज होगा, या जनरल बिजनेस पर्पज के लिए भी होगा, एक्सपेंशन के लिए भी आमतौर पे होगा। तो निर्भर करता है, और जब आप कंपनी में पैसा लगाए तो आप उसके शेयर आप उसके पार्ट ओनर हैं, ये जरूर जानिए कि उस पैसे का क्या किया जाना है। राइट, एंड joining us next is Shankar from Hyderabad. Good evening and welcome to Market Mantra. Good evening, thank you. And my question is this to Mr. Dhirendra Kumar. I have gone through your article which came in Economic Times Wealth. This is about the dividend paying mutual funds.
You had stated a different stand, but I'm looking at it as a income scheme on a monthly basis. You said that there is. I'm not very clear about what you had intended to convey in that. Though I have read the article twice, I thought I would take the clarity from you. Can you please explain? Okay. What I mean is that, what I was explaining in the previous question as well. Dividends don't mean anything in case of a mutual fund, because in case of a mutual fund, if you invest in an open-end fund, assuming that you invest a lakh of rupees and you want 1 rupee, say you want 100 rupee dividend every month. So the fund might be giving you, and in bad times it may stop giving you. But being an open-end fund, you can always plan your periodic withdrawal, and the NAV or the worth of the investment might go down. In case of mutual fund, you can be investing today, and tomorrow the fund might give you a dividend, and it will effectively translate into reduction of the worth of your capital, worth of your investment. So dividend don't mean much. Returns matter. If it is being paid out of return, then it matters, because there is a possibility that you are getting dividend. You might feel happy about it, but the worth of your capital might come down, and that may not be a pleasing thing. अगले कॉलर है दिल्ली से RS दहिया जी, अपना सवाल पूछिए। उनसे हमारा भी संपर्क टूट गया है। एक खबर है हमारे पास, उस पर नजर डालते हैं। 2 महीने बिना किसी गतिविधि के बाद IPO बाजार फिर सक्रिय हो रहा है। इस सप्ताह 4 कंपनियां कुल 9,123 करोड़ रुपए जुटाने के लिए अपने शेयरों की शुरुआती बिक्री का उद्घाटन करेंगी। श्याम मेटालिक्स एंड एनर्जी और सोना BLW प्रिसीजन फोर्जिंग्स अपना IPO कल बाजार में उतारेंगे, जबकि कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज और डोडला डेयरी का IPO सार्वजनिक सब्सक्रिप्शन के लिए बुधवार को खुलेगा। And joining us next is Mohan from Gwalior. Good evening and welcome to the show. सर, मार्केट मंत्रा टीम को नमस्कार, जितेंद्र सर को भी नमस्कार। नमस्कार जी, जल्दी से अपना सवाल पूछिए। मेरा सवाल ये है सर, जैसे लाइक अगर हम किसी कंपनी का शेयर लेते हैं तो वो कंपनी बोनस देती है, डिविडेंड देती है, स्प्लिट होती है, तो उसी प्रोस्पेक्ट में क्या म्यूचुअल फंड में जैसे हमारे पास में यूनिट्स होते हैं, मेरा रिलेटेड है ग्रोथ ऑप्शन के बारे में, तो क्या उसमें भी कभी हिस्ट्री में किसी AMC ने यूनिट होल्डर्स को डिविडेंड या ऐसा कुछ अपने तरफ से कुछ गिफ्ट दिया है क्या सर? मेरा ये सवाल था। थैंक यू। म्यूचुअल फंड में पहले सब कुछ दिया जा चुका है। डिविडेंड दिया जाता है, डिविडेंड तो अभी भी दिया जाता है, और जैसा मैं पहले प्रश्न के संदर्भ में बता रहा था कि डिविडेंड का कोई खास मायने नहीं है, क्योंकि हमेशा ही आप म्यूचुअल फंड को उसके NAV पे आप बेच सकते हैं। दूसरा, पहले कभी बोनस भी दिया गया है और राइट्स भी दिया गया है, लेकिन म्यूचुअल फंड में बोनस का कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि म्यूचुअल फंड में जब कंपनी देती है तो उसका कुछ अकाउंटिंग, हालांकि कंपनी में भी उसका कोई खास असर नहीं पड़ता है, स्प्लिट का भी असर नहीं होता है। म्यूचुअल फंड में स्प्लिट भी हुआ है, क्योंकि पहले बहुत सारे फंड थे जिनका स्प्लिट ही नहीं बल्कि कुछ और भी हुआ है, कंसोलिडेशन भी हुआ है। पहले बहुत सारे फंड थे जिनका 10 रुपये फेस वैल्यू था, अब उनका फेस वैल्यू 1,000 रुपये, और बहुत सारे फंड थे जिनका की फेस वैल्यू ज्यादा था और कम किया गया है। लेकिन स्प्लिट तो उतना सिग्निफिकेंट नहीं है, लेकिन बोनस जरूर दिया गया है। लेकिन म्यूचुअल फंड में इसका खास कॉन्टेक्स्ट इसलिए नहीं है क्योंकि बहुत ही अरिथमेटिक स्प्लिट होता है। कंपनी में ऐसा होता है कि आप बोनस को समझते हैं कि कंपनी अच्छा कर रही है, इस वजह से बोनस दे रही है। फंड में तो बिल्कुल अगर 50 रुपए का डिविडेंड का NAV है और 1:1 बोनस आया तो अगले दिन केवल 25 रुपए होगा और कुछ नहीं। धीरेन्द्र जी, हाँ, आई एम अफ्रेड समय समाप्त हो रहा है, तो हमें चर्चा को भी यही समाप्त करना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका शामिल होने के लिए। And we'd also like to thank all our callers for their active participation in today's program. And before we close, a quick look at the top stories. In order to shape a post-COVID reality, there is no way out for India but growth, says Niti Aayog CEO Amitabh Kant. Foreign funds pour in a net 13,424 crore rupees in domestic capital markets so far in June, and primary capital market to see 4 IPOs opening this week. And with that, we come to the end of this edition of Market Mantra. Thank you so much for joining us. Goodbye.